कॉमरेड एल.डी. यारोशेको की गलतियों के संबंध में कुछ समय पहले सीपीएसयूबी के सीसी के पोलित ब्यूरो के सदस्यों को 20 मार्च 1952 को कॉमरेड यारोशेको का एक पत्र मिला, जिसमें नवंबर की चर्चा में चर्चा किए गए कई आर्थिक प्रश्नों के बारे में बताया गया था। पत्र के लेखक ने शिकायत की है कि चर्चा को सारांशित करने वाले मूल दस्तावेजों और कॉमरेड स्टालिन की टिप्पणियों में कॉमरेड यारोशेको की किसी भी राय का कोई प्रतिबिंब नहीं है। कॉमरेड यारोशेको ने अपने नोट में ये भी सुझाव दिया है कि उन्हें समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था लिखने की अनुमति दी जानी चाहिए, जिसे 1 या 1.5 साल में पूरा किया जाना चाहिए, और उन्हें इस काम में मदद करने के लिए 2 सहायक दिए जाने चाहिए। मेरा मानना है कि कॉमरेड यारोशेको की शिकायत और उनके प्रस्ताव दोनों की गुण दोष के आधार पर जांच की जानी चाहिए। आइए शिकायत से शुरुआत करें। तो फिर कॉमरेड यारोशेको की वह राय क्या है जिसका उपर्युक्त दस्तावेजों में कोई उल्लेख नहीं किया गया है? 1. कॉमरेड यारोशेको की मुख्य त्रुटि। कॉमरेड यारोशेको की राय को 2 शब्दों में वर्णित करने के लिए ये कहा जाना चाहिए कि यह गैर मार्क्सवादी है और इसलिए गहराई से गलत है। कॉमरेड यारोशेको की मुख्य गलती यह है कि वे समाज के विकास में उत्पादक शक्तियों और उत्पादन संबंधों की भूमिका के प्रश्न पर मार्क्सवादी स्थिति को त्याग देते हैं। वे उत्पादक शक्तियों की भूमिका को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और उसी तरह उत्पादन संबंधों की भूमिका को भी बहुत कम आंकते हैं, और अंततः ये घोषित कर देते हैं कि समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों का एक अभिन्न अंग है। कॉमरेड यारोशेको विरोधी वर्ग विरोधाभासों की स्थितियों में उत्पादन संबंधों को एक निश्चित भूमिका देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहां उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों के विकास के विपरीत चलते हैं। लेकिन वे इसे पूरी तरह से नकारात्मक भूमिका तक सीमित रखते हैं, एक ऐसे कारक की भूमिका जो उत्पादक शक्तियों के विकास को बाधित करता है, जो उनके विकास को बाधित करता है। कॉमरेड यारोशेको उत्पादन संबंधों के किसी अन्य कार्य सकारात्मक कार्य को देखने में विफल रहते हैं। समाजवादी व्यवस्था के संदर्भ में, जहां विरोधी वर्ग विरोधाभास अब मौजूद नहीं है और जहां उत्पादन के संबंध उत्पादक शक्तियों के विकास के विपरीत नहीं चलते हैं, यहां कॉमरेड यारोशेको के अनुसार उत्पादन के संबंध अपनी स्वतंत्र भूमिका का हर निशान खो देते हैं। वे विकास का एक गंभीर कारक नहीं रह जाते हैं और उत्पादक शक्तियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, उनका एक घटक हिस्सा बन जाते हैं। कॉमरेड यारोशेको कहते हैं कि समाजवाद के तहत पुरुषों के उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों के संगठन का हिस्सा बन जाते हैं, एक साधन के रूप में उनके संगठन का एक तत्व बन जाते हैं। यदि ऐसा है तो समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का मुख्य कार्य क्या है? कॉमरेड यारोशेको जवाब देते हैं, इसलिए समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की मुख्य समस्या समाजवादी समाज के सदस्यों के उत्पादन संबंधों की जांच करना नहीं है, बल्कि सामाजिक उत्पादन में उत्पादक शक्तियों के संगठन का एक वैज्ञानिक सिद्धांत, आर्थिक विकास की योजना का एक सिद्धांत विकसित करना और उसका विस्तार करना है। वास्तव में यही कारण है कि कॉमरेड यारोशेको समाजवादी व्यवस्था के ऐसे आर्थिक प्रश्नों में रुचि नहीं रखते हैं, जैसे कि हमारी अर्थव्यवस्था में संपत्ति के विभिन्न रूपों का अस्तित्व, वस्तु परिसंचरण, मूल्य का नियम आदि, जिन्हें वे छोटे प्रश्न मानते हैं जो केवल शैक्षणिक विवादों को जन्म देते हैं। वे स्पष्ट रूप से घोषणा करते हैं कि समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में समाजवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था की किसी विशेष श्रेणी, मूल्य, वस्तु, धन, ऋण आदि की भूमिका के बारे में विवाद, जो अक्सर हमारे साथ शैक्षणिक चरित्र के होते हैं, सामाजिक उत्पादन में उत्पादक शक्तियों के तर्कसंगत संगठन की स्वस्थ चर्चा द्वारा प्रतिस्थापित किए जाते हैं, ऐसे संगठन की वैधता के वैज्ञानिक प्रदर्शन द्वारा। संक्षेप में, आर्थिक समस्याओं से रहित राजनीतिक अर्थव्यवस्था। कॉमरेड यारोशेको का मानना है कि उत्पादक शक्तियों का तर्कसंगत संगठन बनाना ही काफी है और समाजवाद से साम्यवाद में संक्रमण बिना किसी विशेष कठिनाई के हो जाएगा। उनका मानना है कि साम्यवाद में संक्रमण के लिए ये काफी है। वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि समाजवाद के तहत साम्यवादी समाज के निर्माण के लिए बुनियादी संघर्ष उत्पादक शक्तियों के उचित संगठन और सामाजिक उत्पादन में उनके तर्कसंगत उपयोग के लिए संघर्ष में बदल जाता है। कॉमरेड यारोशेको गंभीरता से घोषणा करते हैं कि साम्यवाद सामाजिक उत्पादन में उत्पादक शक्तियों का सर्वोच्च वैज्ञानिक संगठन है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि साम्यवादी प्रणाली का सार उत्पादक शक्तियों के तर्कसंगत संगठन से शुरू और समाप्त होता है। इस सब से कॉमरेड यारोशेको इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि सभी सामाजिक संरचनाओं के लिए एक ही राजनीतिक अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती, 2 राजनीतिक अर्थव्यवस्थाएं होनी चाहिए, एक पूर्व समाजवादी सामाजिक संरचनाओं के लिए जिनकी जांच का विषय उत्पादन के मानव संबंध है, और दूसरी समाजवादी व्यवस्था के लिए जिसकी जांच का विषय उत्पादन यानी आर्थिक संबंध नहीं बल्कि उत्पादक शक्तियों का तर्कसंगत संगठन होना चाहिए। कॉमरेड यारोशेको की राय ऐसी है। इस राय के बारे में क्या कहा जा सकता है?
पहली बात तो यह है कि समाज के इतिहास में उत्पादन संबंधों की भूमिका उत्पादक शक्तियों के विकास में अवरोध बेड़ी तक ही सीमित रही है। जब मार्क्सवादी उत्पादन संबंधों की अवरोधक भूमिका की बात करते हैं, तो उनके मन में सभी उत्पादन संबंध नहीं होते, बल्कि केवल पुराने उत्पादन संबंध होते हैं, जो अब उत्पादक शक्तियों के विकास के अनुरूप नहीं हैं और फलस्वरूप उनके विकास में बाधा डालते हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, पुराने के अलावा नए उत्पादन संबंध भी हैं, जो पुराने का स्थान ले लेते हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि नए उत्पादन संबंधों की भूमिका उत्पादक शक्तियों पर अवरोध की है? नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इसके विपरीत नए उत्पादन संबंध ही मुख्य और निर्णायक शक्ति हैं, जो वास्तव में उत्पादक शक्तियों के आगे और इसके अलावा शक्तिशाली विकास को निर्धारित करते हैं और जिनके बिना उत्पादक शक्तियों का विकास गतिरोध के लिए अभिशप्त हो जाएगा, जैसा कि आज पूंजीवादी देशों में होता है। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि हमारे सोवियत उद्योग की उत्पादक शक्तियों के विकास ने 5 वर्षीय योजनाओं की अवधि में जबरदस्त प्रगति की है। लेकिन यह विकास तब नहीं होता अगर हमने अक्टूबर 1917 में उत्पादन के पुराने पूंजीवादी संबंधों को नए समाजवादी उत्पादन संबंधों से प्रतिस्थापित नहीं किया होता। हमारे देश के उत्पादन आर्थिक संबंधों में इस क्रांति के बिना हमारी उत्पादक शक्तियां स्थिर हो जाती, ठीक वैसे ही जैसे वे आज पूंजीवादी देशों में स्थिर हैं। कोई भी इस बात से इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 20 या 25 सालों में हमारी कृषि की उत्पादक शक्तियों के विकास में जबरदस्त प्रगति हुई है। लेकिन यह विकास तब नहीं होता अगर हमने 30 के दशक में देहात में पुराने पूंजीवादी उत्पादन संबंधों की जगह नए सामूहिक उत्पादन संबंधों को स्थापित न किया होता। उत्पादन में इस क्रांति के बिना हमारी कृषि की उत्पादक शक्तियां स्थिर हो जाती, ठीक वैसे ही जैसे वे आज पूंजीवादी देशों में स्थिर हैं। बेशक उत्पादन के नए संबंध हमेशा नए नहीं रह सकते और न ही रहते हैं, वे पुराने होने लगते हैं और उत्पादक शक्तियों के आगे के विकास के विपरीत चलने लगते हैं। वे उत्पादक शक्तियों के मुख्य स्रोत की अपनी भूमिका खोने लगते हैं और उन पर ब्रेक बन जाते हैं। इस बिंदु पर इन पुराने पड़ चुके उत्पादन संबंधों की जगह नए उत्पादन संबंध प्रकट होते हैं, जिनकी भूमिका उत्पादक शक्तियों के आगे के विकास को प्रेरित करने वाले मुख्य स्रोत की होती है। उत्पादन संबंधों का यह अनोखा विकास उत्पादक शक्तियों पर ब्रेक की भूमिका से लेकर उन्हें आगे बढ़ाने वाले मुख्य स्रोत की भूमिका तक तथा मुख्य स्रोत की भूमिका से लेकर उत्पादक शक्तियों पर ब्रेक की भूमिका तक मार्क्सवादी भौतिकवादी द्वंद्ववाद के प्रमुख तत्वों में से एक है। आजकल मार्क्सवाद में हर नौसिखिया ये जानता है, लेकिन ऐसा लगता है कि कॉमरेड यारोशेको इसे नहीं जानते। दूसरी बात यह है कि यह सच नहीं है कि समाजवाद के अंतर्गत उत्पादन यानी आर्थिक संबंध अपनी स्वतंत्र भूमिका खो देते हैं, कि वे उत्पादक शक्तियों द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, कि समाजवाद के अंतर्गत सामाजिक उत्पादन उत्पादक शक्तियों के संगठन तक सीमित हो जाता है। मार्क्सवाद सामाजिक उत्पादन को एक अभिन्न इकाई मानता है जिसके दो अविभाज्य पक्ष हैं, समाज की उत्पादक शक्तियां, प्रकृति की शक्तियों के साथ समाज का संबंध, जिसके साथ संघर्ष करके वह अपनी जरूरत के भौतिक मूल्यों को सुरक्षित रखता है, और उत्पादन के संबंध, उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्यों का एक दूसरे के साथ संबंध। ये सामाजिक उत्पादन के दो अलग अलग पक्ष हैं, हालांकि वे एक दूसरे से अविभाज्य रूप से जुड़े हुए हैं। और सिर्फ इसलिए कि वे सामाजिक उत्पादन के अलग अलग पक्ष हैं, वे एक दूसरे को प्रभावित करने में सक्षम हैं। ये दावा करना कि इनमें से एक पक्ष दूसरे द्वारा अवशोषित किया जा सकता है और उसके घटक भाग में परिवर्तित हो सकता है, मार्क्सवाद के विरुद्ध बहुत बड़ा पाप है। मार्क्स ने कहा, उत्पादन में मनुष्य न केवल प्रकृति पर बल्कि एक दूसरे पर भी कार्य करते हैं। वे केवल एक निश्चित तरीके से सहयोग करके और अपनी गतिविधियों का परस्पर आदान प्रदान करके ही उत्पादन करते हैं। उत्पादन करने के लिए वे एक दूसरे के साथ निश्चित संबंध और रिश्ते बनाते हैं और केवल इन सामाजिक संबंधों और संबंधों के भीतर ही प्रकृति पर उनकी क्रिया उत्पादन होता है। परिणामस्वरूप सामाजिक उत्पादन में दो पक्ष होते हैं, जो अविभाज्य रूप से जुड़े होने के बावजूद संबंधों की दो अलग अलग श्रेणियों को दर्शाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्यों के संबंध, उत्पादक शक्तियां, और उत्पादन की प्रक्रिया में मनुष्यों के एक दूसरे के साथ संबंध, उत्पादन संबंध। केवल जब उत्पादन के दोनों पक्ष मौजूद होते हैं तो हमारे पास सामाजिक उत्पादन होता है, चाहे वह समाजवादी व्यवस्था के तहत हो या किसी अन्य सामाजिक गठन के तहत। कॉमरेड यारोशेको, जाहिर है, मार्क्स से पूरी तरह सहमत नहीं है। उनका मानना है कि मार्क्स की यह धारणा समाजवादी व्यवस्था पर लागू नहीं होती। ठीक इसी कारण से वे समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समस्या को उत्पादक शक्तियों के तर्कसंगत संगठन तक सीमित कर देते हैं, उत्पादन आर्थिक संबंधों को त्याग देते हैं और उत्पादक शक्तियों को उनसे अलग कर देते हैं। इसलिए यदि हम कॉमरेड यारोशेको का अनुसरण करें तो हमें मार्क्सवादी राजनीतिक अर्थव्यवस्था के स्थान पर बोगदानोव के सार्वभौमिक संगठन विज्ञान जैसी कोई चीज मिलेगी।
अतः इस सही विचार से शुरू करते हुए कि उत्पादक शक्तियां उत्पादन की सबसे गतिशील और क्रांतिकारी शक्तियां हैं, कॉमरेड यारोशेको इस विचार को बेतुकेपन तक कम कर देते हैं, यहां तक कि समाजवाद के तहत उत्पादन आर्थिक संबंधों की भूमिका को ही नकार देते हैं और एक पूर्ण सामाजिक उत्पादन के बजाय उन्हें जो मिलता है वह है उत्पादन की एक असंतुलित और अस्त व्यस्त तकनीक जो बुखारिन की सामाजिक संगठन की तकनीक की प्रकृति के समान है। मार्क्स कहते हैं, अपने जीवन के सामाजिक उत्पादन में अर्थात मनुष्य के जीवन के लिए आवश्यक भौतिक मूल्यों के उत्पादन में जेसेंट मनुष्य निश्चित संबंधों में प्रवेश करते हैं जो अपरिहार्य हैं और उनकी इच्छा से स्वतंत्र हैं, उत्पादन के संबंध जो उनकी भौतिक उत्पादक शक्तियों के विकास के एक निश्चित चरण के अनुरूप हैं। उत्पादन के इन संबंधों का योग समाज की आर्थिक संरचना वास्तविक आधार बनाता है, जिस पर एक कानूनी और राजनीतिक अधिरचना उभरती है और जिसके साथ सामाजिक चेतना के निश्चित रूप मेल खाते हैं। इसका मतलब यह है कि हर सामाजिक संरचना समाजवादी समाज को छोड़कर का अपना आर्थिक आधार होता है, जिसमें उत्पादन के पुरुषों के संबंधों का योग शामिल होता है। कोई पूछता है, कॉमरेड यारोशेको के साथ समाजवादी व्यवस्था के आर्थिक आधार का क्या होता है? जैसा कि हम जानते हैं, कॉमरेड यारोशेको ने पहले ही समाजवाद के तहत उत्पादन के संबंधों को कमोबेश स्वतंत्र क्षेत्र के रूप में खत्म कर दिया है और उनमें से जो थोड़ा बहुत बचा है उसे उत्पादक शक्तियों के संगठन में शामिल कर लिया है। कोई पूछता है, क्या समाजवादी व्यवस्था का अपना आर्थिक आधार है? जाहिर है, ये देखते हुए कि समाजवाद के तहत उत्पादन के संबंध कमोबेश स्वतंत्र कारक के रूप में गायब हो गए हैं, समाजवादी व्यवस्था आर्थिक आधार के बिना रह गई है। संक्षेप में, बिना किसी आर्थिक आधार के समाजवादी व्यवस्था एक अजीब स्थिति। क्या आर्थिक आधार के बिना कोई सामाजिक व्यवस्था संभव है? कॉमरेड यारोशेको का स्पष्ट मानना है कि यह संभव है। हालांकि मार्क्सवाद का मानना है कि ऐसी सामाजिक व्यवस्थाएं प्रकृति में नहीं होती हैं। अंत में, यह सच नहीं है कि साम्यवाद का अर्थ उत्पादक शक्तियों का तर्कसंगत संगठन है कि उत्पादक शक्तियों का तर्कसंगत संगठन। साम्यवादी व्यवस्था की शुरुआत और अंत है कि उत्पादक शक्तियों को तर्कसंगत रूप से संगठित करना ही आवश्यक है और साम्यवाद में संक्रमण बिना किसी विशेष कठिनाई के हो जाएगा। हमारे साहित्य में साम्यवाद की एक और परिभाषा, एक और सूत्र है, लेनिन का सूत्र। साम्यवाद सोवियत शासन के साथ साथ पूरे देश का विद्युतीकरण है। लेनिन का सूत्र स्पष्ट रूप से कॉमरेड यारोशेको को पसंद नहीं है और वे इसे अपने स्वयं के घर के बने सूत्र से बदल देते हैं। साम्यवाद सामाजिक उत्पादन में उत्पादक शक्तियों का सर्वोच्च वैज्ञानिक संगठन है। सबसे पहले, कोई नहीं जानता कि उत्पादक शक्तियों का यह उच्च वैज्ञानिक या तर्कसंगत संगठन, जिसका कॉमरेड यारोशेको विज्ञापन करते हैं, क्या दर्शाता है, इसका ठोस अर्थ क्या है। प्लेनम में अपने भाषणों में और चर्चा के कार्यकारी पैनल में और राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों को लिखे अपने पत्र में कॉमरेड यारोशेको इस पौराणिक सूत्र को दर्जनों बार दोहराते हैं, लेकिन कहीं भी वे ये समझाने के लिए एक भी शब्द नहीं कहते हैं कि उत्पादक शक्तियों का तर्कसंगत संगठन, जो कथित तौर पर साम्यवादी व्यवस्था के सार की शुरुआत और अंत का गठन करता है, को कैसे समझा जाना चाहिए। दूसरे स्थान पर, यदि दो सूत्रों के बीच चुनाव करना ही पड़े तो लेनिन के सूत्र को, जो एकमात्र सही है, नहीं छोड़ा जाना चाहिए, बल्कि कॉमरेड यारोशेको के छद्म सूत्र को छोड़ा जाना चाहिए, जो स्पष्ट रूप से काल्पनिक और गैर मार्क्सवादी है तथा बोगदानोव के शस्त्रागार से, उनके यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजिंग साइंस से उधार लिया गया है। कॉमरेड यारोशेको का मानना है कि हमें केवल उत्पादक शक्तियों का एक तर्कसंगत संगठन सुनिश्चित करना है और हम प्रचुर मात्रा में उत्पाद प्राप्त करने में सक्षम होंगे और साम्यवाद की ओर बढ़ेंगे, प्रत्येक को उसके काम के अनुसार के सूत्र से प्रत्येक को उसकी जरूरतों के अनुसार के सूत्र पर जाएंगे। यह एक गंभीर त्रुटि है और समाजवाद के आर्थिक विकास के नियमों की समझ की पूरी कमी को दर्शाता है। समाजवाद से साम्यवाद में संक्रमण के लिए परिस्थितियों के बारे में कॉमरेड यारोशेको की अवधारणा बहुत ही प्राथमिक और बचकानी है। वो ये नहीं समझते कि न तो समाज की सभी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम उत्पादों की प्रचुरता और न ही प्रत्येक को उसकी जरूरतों के अनुसार के सूत्र पर संक्रमण लाया जा सकता है, अगर सामूहिक खेत समूह, संपत्ति, माल परिसंचरण आदि जैसे आर्थिक कारक प्रभावी रहें। कॉमरेड यारोशेको यह नहीं समझते कि इससे पहले कि हम प्रत्येक को उसकी आवश्यकता के अनुसार के सूत्र पर पहुंच सकें, हमें समाज की आर्थिक और सांस्कृतिक पुनर्शिक्षा के कई चरणों से गुजरना होगा, जिसके दौरान समाज की नजरों में काम केवल जीवन निर्वाह के साधन से जीवन की प्रमुख आवश्यकता में बदल जाएगा और सामाजिक संपत्ति समाज के अस्तित्व के पवित्र और अलंघनीय आधार में बदल जाएगी। साम्यवाद की ओर घोषणात्मक नहीं, बल्कि वास्तविक संक्रमण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए कम से कम 3 मुख्य प्रारंभिक शर्तों को पूरा किया जाना आवश्यक है। 1. सबसे पहले, उत्पादक शक्तियों का एक काल्पनिक तर्कसंगत संगठन सुनिश्चित करना आवश्यक नहीं है,
बल्कि उत्पादन के साधनों के उत्पादन के विस्तार की अपेक्षाकृत उच्च दर के साथ सभी सामाजिक उत्पादन का निरंतर विस्तार सुनिश्चित करना आवश्यक है। उत्पादन के साधनों के उत्पादन के विस्तार की अपेक्षाकृत उच्च दर न केवल इसलिए आवश्यक है क्योंकि उसे अपने संयंत्रों और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की अन्य सभी शाखाओं के लिए उपकरण प्रदान करने हैं, बल्कि इसलिए भी कि इसके बिना विस्तारित पैमाने पर प्रजनन पूरी तरह से असंभव हो जाता है। दूसरे सामूहिक फॉर्मों और इस प्रकार समस्त समाज के लाभ के लिए क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से सामूहिक फार्म की संपत्ति को सार्वजनिक संपत्ति के स्तर तक उठाना आवश्यक है तथा क्रमिक परिवर्तनों के माध्यम से ही माल परिसंचरण के स्थान पर उत्पाद विनिमय की एक ऐसी प्रणाली स्थापित करना आवश्यक है जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार या कोई अन्य सामाजिक आर्थिक केंद्र समाज के हित में सामाजिक उत्पादन के संपूर्ण उत्पाद को नियंत्रित कर सके। कॉमरेड यारोशिको ये दावा करते हुए गलत है कि समाजवाद के तहत उत्पादन संबंधों और समाज की उत्पादक शक्तियों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। बेशक हमारे वर्तमान उत्पादन संबंध ऐसे दौर में हैं जब वे पूरी तरह से उत्पादक शक्तियों के विकास के अनुरूप हैं और उन्हें 7 स्तरीय कदमों से आगे बढ़ाने में मदद करते हैं, लेकिन इस पर शांत रहना और यह सोचना गलत होगा कि हमारी उत्पादक शक्तियों और उत्पादन संबंधों के बीच कोई विरोधाभास नहीं है। निश्चित रूप से विरोधाभास है और होंगे, क्योंकि उत्पादन संबंधों का विकास उत्पादक शक्तियों के विकास से पीछे है और पीछे रहेगा। अगर निर्देशक निकायों की ओर से सही नीति हो तो ये विरोधाभास विरोध में नहीं बदल सकते हैं और उत्पादन संबंधों और समाज की उत्पादक शक्तियों के बीच टकराव की कोई संभावना नहीं है। अगर हम गलत नीति अपनाते हैं, जैसा कि कॉमरेड यारोशिको सुझाते हैं, तो यह अलग बात होगी। उस स्थिति में टकराव अपरिहार्य होगा और हमारे उत्पादन संबंध उत्पादक शक्तियों के आगे के विकास पर एक गंभीर ब्रेक बन सकते हैं। इसलिए निर्देशक निकायों का कार्य आरंभिक अंतर्विरोधों को तुरंत पहचानना और उत्पादक शक्तियों के विकास के लिए उत्पादन संबंधों को अनुकूलित करके उन्हें हल करने के लिए समय पर उपाय करना है। ये सबसे ऊपर समूह या सामूहिक खेत संपत्ति और माल परिसंचरण जैसे आर्थिक कारकों से संबंधित है। वर्तमान में निश्चित रूप से इन कारकों का उपयोग हम समाजवादी अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सफलतापूर्वक कर रहे हैं और वे हमारे समाज के लिए निर्विवाद रूप से लाभकारी हैं। ये भी निर्विवाद है कि वे निकट भविष्य में भी लाभकारी होंगे, लेकिन यह अक्षम्य अंधापन होगा यदि हम यह न देखें कि ये कारक पहले से ही हमारी उत्पादक शक्तियों के शक्तिशाली विकास में बाधा डालने लगे हैं, क्योंकि वे पूरे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, विशेष रूप से कृषि में सरकारी योजना के पूर्ण विस्तार में बाधा उत्पन्न करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि ये कारक समय बीतने के साथ साथ हमारे देश की उत्पादक शक्तियों के निरंतर विकास में और अधिक बाधा डालेंगे। इसलिए कार्य यह है कि सामूहिक फार्म संपत्ति को धीरे धीरे सार्वजनिक संपत्ति में परिवर्तित करके तथा वस्तु परिसंचरण के स्थान पर धीरे धीरे उत्पाद विनिमय शुरू करके इन विरोधाभासों को समाप्त किया जाए। तीसरे स्थान पर समाज की ऐसी सांस्कृतिक उन्नति सुनिश्चित करना आवश्यक है जो समाज के सभी सदस्यों के लिए उनकी शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करे, ताकि समाज के सदस्य ऐसी शिक्षा प्राप्त करने की स्थिति में हो जो उन्हें सामाजिक विकास के सक्रिय एजेंट बनने के योग्य बनाए तथा वे अपने व्यवसाय को स्वतंत्र रूप से चुनने की स्थिति में हो और विद्यमान श्रम विभाजन के कारण जीवन भर किसी एक व्यवसाय से बंधे न रहें। इसके लिए क्या आवश्यक है? ये सोचना गलत होगा कि समाज के सदस्यों के सांस्कृतिक स्तर में इतनी बड़ी प्रगति श्रमिकों की वर्तमान स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन किए बिना लाई जा सकती है। इसके लिए सबसे पहले कार्य दिवस को कम से कम 6 घंटे और फिर 5 घंटे करना आवश्यक है। यह इसलिए आवश्यक है ताकि समाज के सदस्यों को सर्वांगीण शिक्षा प्राप्त करने के लिए आवश्यक खाली समय मिल सके। इसके अलावा सार्वभौमिक अनिवार्य पॉलिटेक्निकल शिक्षा शुरू करना आवश्यक है, जो इसलिए आवश्यक है ताकि समाज के सदस्य स्वतंत्र रूप से अपना व्यवसाय चुन सकें और जीवन भर किसी एक व्यवसाय से बंधे न रहें। इसी तरह ये भी आवश्यक है कि आवास की स्थिति में आमूलचूल सुधार किया जाए और श्रमिकों और कर्मचारियों की वास्तविक मजदूरी कम से कम दोगुनी हो, यदि अधिक नहीं तो मजदूरी और वेतन में प्रत्यक्ष वृद्धि के माध्यम से और विशेष रूप से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में और अधिक व्यवस्थित कटौती करके। ये साम्यवाद की ओर संक्रमण का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक बुनियादी स्थितियां हैं। इन सभी प्रारंभिक शर्तों के पूरी तरह से संतुष्ट होने के बाद ही यह आशा की जा सकती है कि समाज के सदस्यों की नज़र में काम एक उपद्रव से जीवन की प्रमुख जरूरत मार्क्स में बदल जाएगा, कि श्रम एक बोझ होने के बजाय एक खुशी बन जाएगा, एंगेज, और सामाजिक संपत्ति को समाज के सभी सदस्यों द्वारा समाज के अस्तित्व के पवित्र और अलंघनीय आधार के रूप में माना जाएगा। इन सभी प्रारंभिक शर्तों के पूर्णतः संतुष्ट हो जाने के बाद ही समाजवादी फॉर्मूले, प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार से साम्यवादी फॉर्मूले,
प्रत्येक से उसकी योग्यता के अनुसार, प्रत्येक को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार की ओर बढ़ना संभव होगा। यह एक प्रकार की अर्थव्यवस्था समाजवाद की अर्थव्यवस्था से दूसरे उच्चतर प्रकार की अर्थव्यवस्था साम्यवाद की अर्थव्यवस्था की ओर एक आमूल परिवर्तन होगा। जैसा कि हम देखते हैं, समाजवाद से साम्यवाद में परिवर्तन उतना सरल मामला नहीं है जितना कॉमरेड यारोशेको कल्पना करते हैं। इस जटिल और बहुआयामी प्रक्रिया को, जो गहन आर्थिक परिवर्तनों की मांग करती है, उत्पादक शक्तियों के तर्कसंगत संगठन तक सीमित करने का प्रयास करना, जैसा कि कॉमरेड यारोशेको करते हैं, मार्क्सवाद के स्थान पर बोगदानोववाद को स्थापित करना है। 2. कॉमरेड यारोशेको की अन्य गलतियां 1. अपनी गलत राय से कॉमरेड यारोशेको राजनीतिक अर्थव्यवस्था के चरित्र और प्रांत के संबंध में गलत निष्कर्ष निकालते हैं। कॉमरेड यारोशेको सभी सामाजिक संरचनाओं के लिए एक ही राजनीतिक अर्थव्यवस्था की आवश्यकता से इनकार करते हैं, इस आधार पर कि प्रत्येक सामाजिक संरचना के अपने विशिष्ट आर्थिक नियम होते हैं। लेकिन वे इस मामले में पूरी तरह से गलत हैं और एंगेल्स और लेनिन जैसे मार्क्सवादियों से असहमत हैं। एंगेल्स कहते हैं कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था उन स्थितियों और रूपों का विज्ञान है जिनके तहत विभिन्न मानव समाजों ने उत्पादन और विनिमय किया है और इस आधार पर अपने उत्पादों को वितरित किया है। इसलिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था किसी एक सामाजिक गठन के नहीं, बल्कि विभिन्न सामाजिक गठन के आर्थिक विकास के नियमों की जांच करती है। जैसा कि हम जानते हैं, लेनिन इस बात से पूरी तरह सहमत थे। बुखारिन के संक्रमण काल के अर्थशास्त्र पर अपनी आलोचनात्मक टिप्पणी में उन्होंने कहा कि बुखारिन राजनीतिक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र को वस्तु उत्पादन और सबसे बढ़कर पूंजीवादी उत्पादन तक सीमित करके गलत थे। उन्होंने कहा कि ऐसा करके बुखारिन एंगेल्स से एक कदम पीछे हट रहे थे। मसौदा पाठ्यपुस्तक में दी गई राजनीतिक अर्थव्यवस्था की परिभाषा पूरी तरह से इसके अनुरूप है, जब इसमें कहा गया है कि राजनीतिक अर्थव्यवस्था वह विज्ञान है जो मानव समाज के विकास के विभिन्न चरणों में सामाजिक उत्पादन और भौतिक मूल्यों के वितरण के नियमों का अध्ययन करता है। ये समझ में आता है, विभिन्न सामाजिक संरचनाएं अपने आर्थिक विकास में न केवल अपने विशिष्ट आर्थिक कानूनों द्वारा संचालित होती हैं, बल्कि उन आर्थिक कानूनों द्वारा भी संचालित होती हैं जो सभी संरचनाओं के लिए समान हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए उत्पादक शक्तियों और उत्पादन के संबंधों को एक अभिन्न सामाजिक उत्पादन में एकीकृत करने का कानून और सभी सामाजिक संरचनाओं के विकास की प्रक्रिया में उत्पादक शक्तियों और उत्पादन के संबंधों के बीच संबंधों को नियंत्रित करने वाला कानून। इसलिए सामाजिक संरचनाएं न केवल अपने विशिष्ट कानूनों द्वारा एक दूसरे से विभाजित होती हैं, बल्कि सभी संरचनाओं के लिए समान आर्थिक कानूनों द्वारा एक दूसरे से जुड़ी भी होती हैं। एंगेल्स ने बिल्कुल सही कहा था, बुर्जुआ अर्थव्यवस्था की इस आलोचना को पूरी तरह से करने के लिए उत्पादन, विनिमय और वितरण के पूंजीवादी स्वरूप से परिचित होना ही पर्याप्त नहीं था। कम विकसित देशों में इसके पहले के स्वरूपों या इसके साथ साथ अभी भी मौजूद स्वरूपों की भी कम से कम उनकी मुख्य विशेषताओं में जांच और तुलना की जानी थी। ये स्पष्ट है कि इस प्रश्न पर कॉमरेड यारोशेको बुखारिन के साथ एकमत हैं। इसके अलावा कॉमरेड यारोशेको ने घोषणा की कि उनके समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में राजनीतिक अर्थव्यवस्था की श्रेणियां मूल्य, वस्तु, धन, ऋण आदि सामाजिक उत्पादन में उत्पादक शक्तियों के तर्कसंगत संगठन की एक स्वस्थ चर्चा द्वारा प्रतिस्थापित की जाती हैं, जिसके परिणामस्वरूप इस राजनीतिक अर्थव्यवस्था की जांच का विषय समाजवाद के उत्पादन संबंध नहीं होंगे, बल्कि उत्पादक शक्तियों के संगठन, आर्थिक नियोजन के सिद्धांत आदि के वैज्ञानिक सिद्धांत का विस्तार और विकास होगा, और यह कि समाजवाद के तहत उत्पादन के संबंध अपना स्वतंत्र महत्व खो देते हैं और उत्पादक शक्तियों द्वारा उनके एक घटक भाग के रूप में अवशोषित कर लिए जाते हैं। ये कहना होगा कि इससे पहले कभी किसी प्रतिगामी मार्क्सवादी ने खुद को इस तरह की अपवित्र बकवास से मुक्त नहीं किया। जरा कल्पना कीजिए कि समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक उत्पादन संबंधी समस्याएं न हो। क्या ऐसी राजनीतिक अर्थव्यवस्था दुनिया में कहीं मौजूद है? समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था में आर्थिक समस्याओं को उत्पादक शक्तियों के संगठन की समस्याओं से बदलने का क्या प्रभाव होता है? इसका प्रभाव समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को खत्म करना होता है, और यही कॉमरेड यारोशेको करते हैं। वे समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को खत्म कर देते हैं। इस मामले में उनका रुख बुखारिन के रुख से पूरी तरह मेल खाता है। बुखारिन ने कहा था कि पूंजीवाद के खात्मे के साथ ही राजनीतिक अर्थव्यवस्था भी खत्म हो जाएगी। कॉमरेड यारोशेको ऐसा नहीं कहते, लेकिन वे ऐसा करते हैं। वे समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को खत्म कर देते हैं। सच है, वे दिखावा करते हैं कि वे बुखारिन से पूरी तरह सहमत नहीं हैं, लेकिन ये केवल एक चाल है, और वह भी एक सस्ती चाल। वास्तव में वे वही कर रहे हैं जो बुखारिन ने उपदेश दिया था और जिसके खिलाफ लेनिन ने हथियार उठाए थे। कॉमरेड यारोशेको बुखारिन के पदचिन्हों पर चल रहे हैं।
इसके अलावा कॉमरेड यारोशेको समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समस्याओं को उत्पादक शक्तियों के तर्कसंगत संगठन की समस्याओं, आर्थिक नियोजन की समस्याओं आदि तक सीमित कर देते हैं। लेकिन वे बहुत बड़ी गलती में हैं। उत्पादक शक्तियों का तर्कसंगत संगठन, आर्थिक नियोजन आदि राजनीतिक अर्थव्यवस्था की समस्याएं नहीं हैं, बल्कि निर्देशन निकायों की आर्थिक नीति की समस्याएं हैं। वे दो अलग अलग प्रांत हैं जिन्हें भ्रमित नहीं किया जाना चाहिए। कॉमरेड यारोशेको ने इन दो अलग अलग चीजों को भ्रमित कर दिया है और इसे बहुत गड़बड़ कर दिया है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था उत्पादन के पुरुषों के संबंधों के विकास के नियमों की जांच करती है। आर्थिक नीति इससे व्यावहारिक निष्कर्ष निकालती है, उन्हें ठोस आकार देती है और अपने दिन प्रतिदिन के काम को उन पर आधारित करती है। आर्थिक नीति की समस्याओं को राजनीतिक अर्थव्यवस्था पर थोपना एक विज्ञान के रूप में इसे खत्म करना है। राजनीतिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र उत्पादन, आर्थिक, मानवीय संबंध है। इसमें शामिल है क उत्पादन के साधनों के स्वामित्व के रूप, ख उत्पादन में विभिन्न सामाजिक समूहों की स्थिति और इन रूपों से उत्पन्न उनके अंतर संबंध, या जिसे मार्क्स कहते हैं, वे अपनी गतिविधियों का आदान प्रदान करते हैं, उत्पादों के वितरण के रूप जो पूरी तरह से उनके द्वारा निर्धारित होते हैं। ये सभी मिलकर राजनीतिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र बनाते हैं। इस परिभाषा में विनिमय शब्द शामिल नहीं है जो एंगेल्स की परिभाषा में है। इसे इसलिए छोड़ दिया गया है क्योंकि विनिमय को आमतौर पर कई लोग वस्तुओं के आदान प्रदान के रूप में समझते हैं, जो सभी की नहीं बल्कि केवल कुछ सामाजिक संरचनाओं की विशेषता है, और यह कभी कभी गलतफहमी को जन्म देता है। भले ही एंगेल्स के लिए विनिमय शब्द का अर्थ केवल वस्तु विनिमय नहीं था, जैसा कि देखा जाएगा। हालांकि एंगेल्स ने एक्सचेंज शब्द से जो अभिप्राय व्यक्त किया था उसे उपरोक्त परिभाषा में एक घटक भाग के रूप में शामिल किया गया है। इसलिए राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रांत की यह परिभाषा एंगेल्स की परिभाषा के साथ पूरी तरह से मेल खाती है। 2. किसी विशेष सामाजिक संरचना के बुनियादी आर्थिक कानून की बात करते समय आमतौर पर यह अनुमान लगाया जाता है कि बाद वाले के पास कई बुनियादी आर्थिक कानून नहीं हो सकते, कि उसके पास केवल एक बुनियादी आर्थिक कानून हो सकता है जो ठीक इसी कारण से बुनियादी कानून है। अन्यथा हमें प्रत्येक सामाजिक संरचना के लिए कई बुनियादी आर्थिक कानून होने चाहिए, जो कि बुनियादी कानून की अवधारणा के विपरीत होगा। लेकिन कॉमरेड यारोशेको इससे सहमत नहीं है। उनका मानना है कि समाजवाद के एक नहीं बल्कि कई बुनियादी आर्थिक कानून होना संभव है। यह अविश्वसनीय है, लेकिन एक तथ्य है। प्लेनरी चर्चा में उन्होंने कहा, सामाजिक उत्पादन और पुनरुत्पादन की भौतिक निधियों के परिमाण और सहसंबंध सामाजिक उत्पादन में लगी उपलब्ध श्रम शक्ति और उसकी संभावित वृद्धि से निर्धारित होते हैं। यह समाजवादी समाज का बुनियादी आर्थिक नियम है और यह समाजवादी सामाजिक उत्पादन और पुनरुत्पादन की संरचना को निर्धारित करता है। यह समाजवाद का एक बुनियादी आर्थिक नियम है। इसी भाषण में कॉमरेड यारोशेको ने घोषणा की, समाजवादी समाज में विभाग 1 और 2 के बीच सहसंबंध इस तथ्य से निर्धारित होते हैं कि उत्पादन के साधन इतनी मात्रा में होने चाहिए कि जनसंख्या के सभी सक्षम सदस्यों को सामाजिक उत्पादन में शामिल किया जा सके। ये समाजवाद का बुनियादी आर्थिक कानून है और साथ ही यह हमारे संविधान की मांग भी है, जो सोवियत नागरिकों द्वारा प्राप्त काम करने के अधिकार से उपजी है। ये, यूं कहें तो, समाजवाद का दूसरा बुनियादी आर्थिक नियम है। अंत में पोलित ब्यूरो के सदस्यों को लिखे अपने पत्र में कॉमरेड यारोशेको ने घोषणा की, तदनुसार समाजवाद के बुनियादी आर्थिक कानून की आवश्यक विशेषताएं और आवश्यकताएं, मुझे लगता है, मोटे तौर पर इस प्रकार तैयार की जा सकती हैं। समाज के जीवन की भौतिक और सांस्कृतिक स्थितियों के उत्पादन का निरंतर विस्तार और पूर्णता। यहाँ हमारे सामने समाजवाद का तीसरा बुनियादी आर्थिक नियम है। क्या ये सभी कानून समाजवाद के बुनियादी आर्थिक कानून हैं, या उनमें से सिर्फ एक? और अगर उनमें से सिर्फ एक है, तो कौन सा कानून है? इन सवालों का जवाब कॉमरेड यारोशेको ने राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों को संबोधित अपने आखिरी पत्र में नहीं दिया है। राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों को लिखे अपने पत्र में समाजवाद के बुनियादी आर्थिक कानून को तैयार करते समय यह माना जा सकता है कि वे भूल गए कि 3 महीने पहले प्लेनरी चर्चा में अपने भाषण में उन्होंने समाजवाद के 2 अन्य बुनियादी आर्थिक कानून पहले ही तैयार कर लिए थे। जाहिर तौर पर उन्हें लगता था कि इस संदिग्ध चाल पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा, लेकिन जैसा कि हम देखते हैं, उन्होंने गलत अनुमान लगाया। मान लीजिए कि कॉमरेड यारोशेको द्वारा बनाए गए समाजवाद के पहले 2 बुनियादी आर्थिक कानून अब अस्तित्व में नहीं हैं, और अब से वे तीसरे कानून को समाजवाद का बुनियादी आर्थिक कानून मानते हैं, जिसे उन्होंने पोलित ब्यूरो के सदस्यों को लिखे अपने पत्र में तैयार किया था। आइए हम इस पत्र पर नजर डालें। कॉमरेड यारोशेको ने इस पत्र में कहा है कि वे समाजवाद के बुनियादी आर्थिक कानून की उस परिभाषा से सहमत नहीं हैं जो कॉमरेड स्टालिन ने अपनी टिप्पणियों में दी थी।
वे कहते हैं, इस परिभाषा में मुख्य बात है समाज के सभी लोगों की आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि सुनिश्चित करना। उत्पादन को यहाँ इस मुख्य उद्देश्य आवश्यकताओं की संतुष्टि को प्राप्त करने के साधन के रूप में प्रस्तुत किया गया है। ऐसी परिभाषा यह मानने के लिए आधार प्रदान करती है कि आपके द्वारा तैयार किया गया समाजवाद का बुनियादी आर्थिक कानून उत्पादन की प्रधानता पर नहीं, बल्कि उपभोग की प्रधानता पर आधारित है। ये स्पष्ट है कि कॉमरेड यारोशेको समस्या के सार को समझने में पूरी तरह से विफल रहे हैं और यह नहीं देखते हैं कि उपभोग या उत्पादन की प्रधानता के बारे में बात करने का मामले से कोई लेना देना नहीं है। जब किसी सामाजिक प्रक्रिया की किसी अन्य प्रक्रिया पर प्रधानता की बात की जाती है, तो आमतौर पर यह मान लिया जाता है कि दोनों प्रक्रियाएं कमोबेश एकरूप हैं। उपभोग के साधनों के उत्पादन पर उत्पादन के साधनों के उत्पादन की प्रधानता के बारे में बात की जा सकती है, और करनी भी चाहिए, क्योंकि उत्पादन दोनों मामलों में शामिल है और इसलिए वे कमोबेश एकरूप हैं। लेकिन कोई उत्पादन पर उपभोग की प्रधानता या उपभोग पर उत्पादन की प्रधानता के बारे में बात नहीं कर सकता है, और ऐसा कहना गलत होगा, क्योंकि उत्पादन और उपभोग दो पूरी तरह से अलग क्षेत्र हैं। जो सच है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी वे अलग अलग क्षेत्र हैं। कॉमरेड यारोशेको स्पष्ट रूप से यह समझने में विफल रहे हैं कि हम यहाँ उपभोग या उत्पादन की प्रधानता के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस बारे में बात कर रहे हैं कि समाज सामाजिक उत्पादन को किस उद्देश्य से निर्धारित करता है, वह सामाजिक उत्पादन को किस उद्देश्य के अधीन करता है, मान लीजिए समाजवाद के तहत। इसलिए जब कॉमरेड यारोशेको कहते हैं कि समाजवादी समाज के जीवन का आधार अन्य सभी समाजों की तरह उत्पादन है, तो ये बात पूरी तरह से बेबुनियाद है। कॉमरेड यारोशेको भूल जाते हैं कि लोग उत्पादन के लिए नहीं, बल्कि अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए उत्पादन करते हैं। वे भूल जाते हैं कि समाज की जरूरतों की संतुष्टि से अलग उत्पादन मुरझा जाता है और मर जाता है। क्या हम सामान्य रूप से पूंजीवादी या समाजवादी उत्पादन के उद्देश्यों के बारे में बात कर सकते हैं, उन उद्देश्यों के बारे में जिनके अधीन पूंजीवादी या समाजवादी उत्पादन है? मेरा मानना है कि हम ऐसा कर सकते हैं और हमें ऐसा करना चाहिए। मार्क्स कहते हैं, पूंजीवादी उत्पादन का सीधा उद्देश्य माल का उत्पादन नहीं, बल्कि अधिशेष मूल्य या अपने विकसित रूप में लाभ का उत्पादन है, उत्पाद नहीं, बल्कि अधिशेष उत्पाद। इस दृष्टिकोण से श्रम स्वयं केवल तभी उत्पादक है जब वह पूंजी के लिए लाभ या अधिशेष उत्पाद बनाता है। जब तक श्रमिक इसे नहीं बनाता, तब तक उसका श्रम अनुत्पादक है। नतीजतन लागू उत्पादक श्रम का योग पूंजी के लिए केवल उस सीमा तक ही रुचिकर है जब तक कि इसके माध्यम से या इसके संबंध में अधिशेष श्रम का योग बढ़ता है। केवल उसी सीमा तक जिसे आवश्यक श्रम समय कहा जाता है, आवश्यक है। जिस सीमा तक यह इस परिणाम को उत्पन्न नहीं करता, यह अनावश्यक है और इसे बंद करना होगा। पूंजीवादी उत्पादन का निरंतर उद्देश्य न्यूनतम अग्रिम पूंजी के साथ अधिकतम अधिशेष मूल्य या अधिशेष उत्पाद का उत्पादन करना है। जहां तक ये परिणाम श्रमिक से अधिक काम कराकर प्राप्त नहीं किया जाता है, पूंजी की प्रवृत्ति किसी निश्चित उत्पाद को न्यूनतम व्यय में उत्पादित करने की होती है, श्रम शक्ति और लागतों का मितव्ययितापूर्वक उपयोग करना। इस अवधारणा में मजदूर स्वयं वही है जो वे पूंजीवादी उत्पादन में वास्तव में है, केवल उत्पादन के साधन, स्वयं में कोई लक्ष्य नहीं और उत्पादन का उद्देश्य भी नहीं। मार्क्स के ये शब्द न केवल इसलिए उल्लेखनीय हैं कि वे पूंजीवादी उत्पादन के उद्देश्य को संक्षिप्त और सटीक ढंग से परिभाषित करते हैं, बल्कि इसलिए भी कि वे उस बुनियादी लक्ष्य, प्रमुख उद्देश्य की ओर संकेत करते हैं जिसे समाजवादी उत्पादन के लिए निर्धारित किया जाना चाहिए। इसलिए पूंजीवादी उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना है। उपभोग के मामले में पूंजीवाद को इसकी आवश्यकता केवल तभी होती है जब ये लाभ कमाना सुनिश्चित करता है। इसके अलावा उपभोग का पूंजीवाद के लिए कोई मतलब नहीं है। मनुष्य और उसकी जरूरतें इसके नजरिए से गायब हो जाती हैं। समाजवादी उत्पादन का उद्देश्य क्या है? वह मुख्य उद्देश्य क्या है जिसके अधीन समाजवाद के तहत सामाजिक उत्पादन को रखा जाना चाहिए? समाजवादी उत्पादन का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है, बल्कि मनुष्य और उसकी जरूरतें, यानी उसकी भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि है। जैसा कि कॉमरेड स्टालिन के रिमार्क्स में कहा गया है, समाजवादी उत्पादन का उद्देश्य पूरे समाज की लगातार बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि सुनिश्चित करना है। कॉमरेड यारोशेको का मानना है कि यहाँ उनका सामना उत्पादन पर उपभोग की प्राथमिकता से है। बेशक यह एक गलतफहमी है। दरअसल यहाँ हमारे सामने उपभोग की प्रधानता नहीं है, बल्कि समाजवादी उत्पादन का अपने मुख्य उद्देश्य के अधीन होना है, जो पूरे समाज की लगातार बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि सुनिश्चित करना है। फलस्वरूप संपूर्ण समाज की निरंतर बढ़ती हुई भौतिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि ही समाजवादी उत्पादन का लक्ष्य है। उच्चतर तकनीकों के आधार पर समाजवादी उत्पादन का निरंतर विस्तार एवं पूर्णता ही इस लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है।
समाजवाद का मूल आर्थिक नियम यही है। उपभोग पर उत्पादन की प्राथमिकता को बनाए रखने की इच्छा रखते हुए कॉमरेड यारोशेको का दावा है कि समाजवाद का बुनियादी आर्थिक नियम समाज की भौतिक और सांस्कृतिक स्थितियों के उत्पादन के निरंतर विस्तार और पूर्णता में निहित है। ये बिल्कुल गलत है। कॉमरेड यारोशेको कॉमरेड स्टालिन की टिप्पणियों में दिए गए सूत्र को बुरी तरह से विकृत और दूषित करते हैं। उनके साथ उत्पादन एक साधन से साध्य में बदल जाता है और समाज की लगातार बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि को बाहर कर दिया जाता है। हमें जो मिलता है वह उत्पादन के विस्तार के लिए उत्पादन का विस्तार है। उत्पादन अपने आप में एक उद्देश्य है। कॉमरेड यारोशेको की दृष्टि के क्षेत्र से मनुष्य और उसकी आवश्यकताएं गायब हो जाती हैं। इसलिए यह आश्चर्य की बात नहीं है कि समाजवादी उत्पादन के लक्ष्य के रूप में मनुष्य के लुप्त होने के साथ ही कॉमरेड यारोशेको की अवधारणा से मार्क्सवाद का हर निशान गायब हो जाता है। और इस प्रकार कॉमरेड यारोशेको जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वह उपभोग पर उत्पादन की प्राथमिकता नहीं है, बल्कि मार्क्सवादी विचारधारा पर बुर्जुआ विचारधारा की प्राथमिकता जैसा कुछ है। 3. मार्क्स का प्रजनन का सिद्धांत अपने आप में एक प्रश्न है। कॉमरेड यारोशेको का कहना है कि पुनरुत्पादन का मार्क्सवादी सिद्धांत केवल पूंजीवादी पुनरुत्पादन का सिद्धांत है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अन्य सामाजिक संरचनाओं, विशेष रूप से समाजवादी सामाजिक संरचना के लिए मान्य हो। वे कहते हैं, मार्क्स की प्रजनन योजना का विस्तार, जिसे उन्होंने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए विस्तृत किया था, समाजवादी सामाजिक उत्पादन तक मार्क्स के सिद्धांत की एक हठधर्मी समझ का फल है और उनके सिद्धांत के सार के विपरीत है। उन्होंने आगे कहा, मार्क्स की प्रजनन योजना समाजवादी समाज के आर्थिक नियमों के अनुरूप नहीं है और समाजवादी प्रजनन की जांच में आधार के रूप में काम नहीं कर सकती है। मार्क्स के सरल पुनरुत्पादन के सिद्धांत के बारे में, जो उत्पादन के साधनों के उत्पादन विभाग 1 और उपभोग के साधनों के उत्पादन विभाग 2 के बीच एक निश्चित सहसंबंध स्थापित करता है, कॉमरेड यारोशेको कहते हैं, समाजवादी समाज में विभाग 1 और 2 के बीच सहसंबंध मार्क्स के सूत्र विभाग 1 के परिवर्तनशील पूंजी जोड़ अधिशेष मूल्य और विभाग 2 के स्थिर पूंजी द्वारा निर्धारित नहीं होता है। समाजवादी परिस्थितियों में विभाग 1 और 2 के बीच विकास में ऐसा कोई अंतर्संबंध नहीं होना चाहिए। उन्होंने दावा किया, मार्क्स द्वारा तैयार किया गया विभाग 1 और 2 के बीच सहसंबंध का सिद्धांत हमारी समाजवादी परिस्थितियों में लागू नहीं होता है, क्योंकि मार्क्स का सिद्धांत पूंजीवादी अर्थव्यवस्था और उसके नियमों पर आधारित है। इस तरह से कॉमरेड यारोशेको मार्क्स के प्रजनन के सिद्धांत को खत्म कर देते हैं। बेशक मार्क्स का प्रजनन का सिद्धांत, जो पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली के नियमों की जांच का परिणाम था, बाद की विशिष्ट प्रकृति को दर्शाता है और स्वाभाविक रूप से पूंजीवादी वस्तु मूल्य संबंधों के रूप में तैयार किया गया है। यह अन्यथा नहीं हो सकता था। लेकिन जो मार्क्स के प्रजनन के सिद्धांत में केवल उसका रूप देखता है और उसके मूल तत्वों, उसके आवश्यक तत्व को नहीं देखता है, जो केवल पूंजीवादी सामाजिक संरचना के लिए ही सही नहीं है, उसे इस सिद्धांत की कोई समझ नहीं है। अगर कॉमरेड यारोशेको को इस मामले की थोड़ी भी समझ होती तो उन्हें ये स्वस्पष्ट सत्य पता चल जाता कि मार्क्स की प्रजनन की योजना पूंजीवादी उत्पादन प्रणाली की विशिष्ट प्रकृति के प्रतिबिंब के साथ शुरू और खत्म नहीं होती है, बल्कि इसमें प्रजनन के विषय पर कई बुनियादी सिद्धांत शामिल हैं जो सभी सामाजिक संरचनाओं के लिए सही हैं, खासकर और खास तौर पर समाजवादी सामाजिक संरचना के लिए। प्रजनन के मार्क्सवादी सिद्धांत के ऐसे बुनियादी सिद्धांत जैसे सामाजिक उत्पादन को उत्पादन के साधनों के उत्पादन और उपभोग के साधनों के उत्पादन में विभाजित करना, विस्तृत पैमाने पर पुनरुत्पादन में उत्पादन के साधनों के उत्पादन में अपेक्षाकृत अधिक वृद्धि, विभाग 1 और 2 के बीच सहसंबंध, संचय के एकमात्र स्रोत के रूप में अधिशेष उत्पाद, सामाजिक निधियों का गठन और पदनाम, विस्तृत पैमाने पर पुनरुत्पादन के एकमात्र स्रोत के रूप में संचय पुनरुत्पादन के मार्क्सवादी सिद्धांत के ये सभी मूलभूत सिद्धांत एक ही समय में ऐसे सिद्धांत हैं जो न केवल पूंजीवादी गठन के लिए सही हैं और जिन्हें कोई भी समाजवादी समाज अपनी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की योजना बनाने में अनदेखा नहीं कर सकता है। यह महत्वपूर्ण है कि कॉमरेड यारोशेको खुद, जो मार्क्स की पुनरुत्पादन की योजनाओं पर इतनी घमंड से हंसते हैं, समाजवादी पुनरुत्पादन की समस्याओं पर चर्चा करते समय हर बार इन योजनाओं की मदद लेने के लिए बाध्य होते हैं। और लेनिन और मार्क्स ने इस मामले को किस प्रकार देखा? बुखारिन के संक्रमण काल के अर्थशास्त्र पर लेनिन की आलोचनात्मक टिप्पणियों से हर कोई परिचित है। जैसा कि हम जानते हैं, इन टिप्पणियों में लेनिन ने माना कि विभाग 1 और 2 के बीच सहसंबंध का मार्क्स का सूत्र, जिसके खिलाफ कॉमरेड यारोशेको हथियार उठाते हैं, समाजवाद और शुद्ध साम्यवाद दोनों के लिए सही है, यानी साम्यवाद के दूसरे चरण के लिए। जहां तक मार्क्स का सवाल है, जैसा कि हम जानते हैं, वे पूंजीवादी उत्पादन के नियमों की अपनी जांच से विचलित होना पसंद नहीं करते थे और उन्होंने अपनी पूंजी में समाजवाद के लिए प्रजनन की अपनी योजनाओं की प्रयोज्यता पर चर्चा नहीं की। हालांकि पूंजी के अध्याय 20 खंड 2 में
विभाग 1 की निरंतर पूंजी अनुभाग में, जहां वे इस विभाग के भीतर विभाग 1 के उत्पादों के आदान प्रदान की जांच करते हैं। मार्क्स मानो गुजरते हुए ये देखते हैं कि समाजवाद के तहत इस विभाग के भीतर उत्पादों का आदान प्रदान उसी नियमितता से आगे बढ़ेगा जैसा कि पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के तहत होता है। वे कहते हैं, यदि उत्पादन पूंजीवादी के बजाय समाजीकृत होता तो यह स्पष्ट है कि विभाग 1 के ये उत्पाद पुनरुत्पादन के प्रयोजनों के लिए इस विभाग की विभिन्न उत्पादन लाइनों में उत्पादन के साधनों के रूप में नियमित रूप से पुनर्वितरित किए जाते। एक हिस्सा सीधे उस उत्पादन क्षेत्र में रहता जिसने इसे बनाया था, दूसरा उसी विभाग की अन्य उत्पादन लाइनों में चला जाता, जिससे इस विभाग की विभिन्न उत्पादन लाइनों के बीच निरंतर पारस्परिक आदान प्रदान होता। परिणामस्वरूप मार्क्स ने कभी भी यह नहीं माना कि उनका प्रजनन का सिद्धांत केवल पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के लिए ही मान्य था, हालांकि वे पूंजीवादी उत्पादन पद्धति के नियमों की ही जांच कर रहे थे। इसके विपरीत हम देखते हैं कि उनका मानना था कि उनका प्रजनन का सिद्धांत समाजवादी उत्पादन पद्धति के लिए भी मान्य हो सकता है। ये ध्यान देने योग्य बात है कि अपनी पुस्तक गोथा कार्यक्रम की आलोचना में समाजवाद और साम्यवाद की संक्रमणकालीन अवधि के अर्थशास्त्र का विश्लेषण करते समय मार्क्स अपने प्रजनन के सिद्धांत के मूल सिद्धांतों से आगे बढ़ते हैं और स्पष्टतः उन्हें साम्यवादी व्यवस्था के लिए अनिवार्य मानते हैं। ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि जब एंगेल्स अपनी रचना एंटी डुहरिंग में डुहरिंग की समाजवादी व्यवस्था की आलोचना करते हैं और समाजवादी व्यवस्था के अर्थशास्त्र पर चर्चा करते हैं, तो वे मार्क्स के प्रजनन के सिद्धांत के मूल सिद्धांतों से आगे बढ़ते हैं तथा उन्हें साम्यवादी व्यवस्था के लिए अनिवार्य मानते हैं। तथ्य तो यही है। तो फिर ऐसा प्रतीत होता है कि यहाँ भी प्रजनन के प्रश्न पर कॉमरेड यारोशेको मार्क्स की योजनाओं के प्रति अपने तिरस्कारपूर्ण रवैये के बावजूद फिर से संकट में फंस गए हैं। 4. कॉमरेड यारोशेको ने राजनीतिक ब्यूरो के सदस्यों को लिखे अपने पत्र का समापन इस प्रस्ताव के साथ किया कि समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के संकलन का काम उन्हें सौंपा जाए। वे लिखते हैं, समाजवाद के राजनीतिक आर्थिक विज्ञान के क्षेत्र की परिभाषा के आधार पर, जो मैंने पूर्ण अधिवेशन में, कार्यकारिणी में और वर्तमान पत्र में रेखांकित की है, तथा मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक पद्धति का उपयोग करते हुए, मैं 2 सहायकों की सहायता से 1 वर्ष या अधिकतम 1.5 वर्ष के भीतर समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था की बुनियादी समस्याओं का सैद्धांतिक समाधान निकाल सकता हूं, अर्थात समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के मार्क्सवादी, लेनिनवादी, स्टालिनवादी सिद्धांत की व्याख्या कर सकता हूं, ऐसा सिद्धांत जो इस विज्ञान को साम्यवाद के लिए लोगों के संघर्ष के एक प्रभावी हथियार में बदल देगा। ये स्वीकार करना होगा कि विनम्रता कॉमरेड यारोशेको की कमियों में से एक नहीं है, यहाँ तक कि इसके विपरीत भी ये कहा जा सकता है, हमारे कुछ लेखकों की शैली उधार लेते हुए। ये पहले ही बताया जा चुका है कि कॉमरेड यारोशेको समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था को निर्देशक निकायों की आर्थिक नीति के साथ भ्रमित करते हैं, जिसे वे समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का क्षेत्र मानते हैं। उत्पादक शक्तियों का तर्कसंगत संगठन, आर्थिक नियोजन, सामाजिक कोषों का निर्माण आदि वह निर्देशक निकायों की आर्थिक नीति का क्षेत्र है, न कि समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था का। मैं इस तथ्य के बारे में कुछ नहीं कहता कि कॉमरेड यारोशेको द्वारा की गई गंभीर भूलें तथा उनकी गैर मार्क्सवादी राय किसी को उन्हें ऐसा कार्य सौंपने के लिए प्रेरित नहीं करती। निष्कर्ष 1. कॉमरेड यारोशेको द्वारा चर्चा के प्रबंधकों के विरुद्ध की गई शिकायत अस्वीकार्य है, क्योंकि वे मार्क्सवादी होने के कारण अपने सारांश दस्तावेजों में उनकी गैर मार्क्सवादी राय को प्रतिबिंबित नहीं कर सके। 2. समाजवाद की राजनीतिक अर्थव्यवस्था के लेखन का काम सौंपे जाने के कॉमरेड यारोशेको के अनुरोध को गंभीरता से नहीं लिया जा सकता, केवल इसलिए कि इसमें खलित्स्कोववाद की बू आती है। जे. स्टालिन 22 मई 1952।